दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ व्यापम के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती की एक प्रक्रिया पूरी की है। परीक्षा पूरा हो गया, परीक्षा के बाद परिणाम जारी कर दिए गए। अब अगले चरण में आपकी नियुक्ति होनी है और नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसे हमने जो पढ़ा है और जो समझा है उसके हिसाब से सीधी भर्ती 2023 जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आगे पूरा किया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। इस वीडियो में हम ऑनलाइन काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, किस तरह से आप इस प्रक्रिया में भाग लेंगे और रिजल्ट से लेकर के नियुक्ति तक की जो प्रक्रिया होगी वो किस तरह से काम करेगी उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक तरह से इस वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग किस तरह से आपको पूरा करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, स्कूल शिक्षा विभाग का ये पत्र है। ये पत्र जारी करके उन्होंने बताया है कि ये जो प्रक्रिया होगी ऑनलाइन काउंसलिंग की उसका पूरा अनुमोदन कर दिया गया है और अनुमोदन के बाद उसकी एक मार्गदर्शिका बनाई गई है और इस मार्गदर्शिका के माध्यम से अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाए, इस बात का उन्होंने एक निर्देश जारी किया है। व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और उसको वेबसाइट पर भी डाला जाए। तो यही सूचना जो आम अभ्यर्थी के लिए जारी की गई है, उसी सूचना को एक परिपत्र के माध्यम से जो जारी किया गया है आपके साथ साझा करूंगा, आपसे चर्चा करूंगा और बताने का प्रयास करूंगा कि आपको किस तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करनी है। आइए समझते हैं प्रक्रिया के चरणों को। सबसे पहले चरण जो है वो कुछ इस तरह से बताए गए हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया, इसके प्रारंभ होने की सूचना देनी है। ये वो पोर्टल होगा जिस पोर्टल के माध्यम से आपको सूचना मिलेगी कि ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो गया है। ये पोर्टल दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग का है, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग का वेबसाइट है और इस वेबसाइट को नाम है eduportal.cg.nic.in। इस पोर्टल पर आपको यह इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि कब किस पोस्ट के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया किस तरह से प्रारंभ होगी। साथ ही साथ समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन किया जाएगा और आपको ये बात आपकी जानकारी में पहुंचा दी जाएगी कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इसके बाद जो दूसरा चरण आप समझेंगे उसमें ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए व्यापम की जो मेरिट सूची है वो मेरिट सूची इसी पोर्टल पर, जिस पोर्टल पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी उसी पोर्टल पर जारी की जाएगी और यथासंभव शब्द का इस्तेमाल करते हुए विभाग लिखता है कि जो मोबाइल नंबर आपने व्यापम के फॉर्म में भरा है उसको उसी नंबर पर SMS के माध्यम से सूचना देने का भी प्रयास किया जाएगा। फिर उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रक्रिया में आपको क्या क्या करना है और किस तरह से करना है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने प्रोफाइल पर आपको आधार का वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी होगा। इस पर मेरा एक सेपरेट वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि अगर आपने व्यापम की परीक्षा में अभी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत अपना आवेदन किया है तो उसमें आपने एक प्रोफाइल बनाया होगा। प्रोफाइल में अगर आपने आधार का लिंक नहीं किया है तो आप वो आधार लिंक कर लें। आधार वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और मैं तो इसलिए भी कहूँगा कि आगे आप दूसरी परीक्षाओं के लिए भी अगर आप शामिल होते हैं तो आधार की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप बेहतर होगा कि इस प्रोफाइल के साथ अपने आधार को लिंक कर लें। अभ्यर्थी व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने ID पब्लिक पासवर्ड से DPI के ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। जो आपने व्यापम में पोर्टल में बनाया होगा अपना लॉगिन और पासवर्ड, उसी के थ्रू आप DPI के यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय के जो ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल है, जो मैंने ऊपर आपको ID दिखाया, वहाँ पर भी आप उसी के माध्यम से लॉगिन कर पाएंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो स्क्रीन पर एक डैशबोर्ड आएगा। उस डैशबोर्ड में आपको भर्ती के तीनों अलग अलग कैडर के बारे में जानकारी रहेगी, जिसमें सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता इनकी जानकारी दी होगी। सबसे पहले व्याख्याता की काउंसलिंग शुरू हो रही है, तो केवल प्रारंभिक रूप से चयनित अभ्यर्थी ही ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। तो जो व्याख्याता पद के लिए आरंभिक रूप से चयनित अभ्यर्थी होंगे
उन्हीं को ये पात्रता होगी कि वो ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकें। जब पोर्टल पर साइन इन करेंगे तो उसके बाद दस्तावेज के सत्यापन का एक दौर होगा, प्रीफ्रेंस फिलिंग विंडो होगा, प्रीफ्रेंस स्टेटस होगा, एक्शन होगा। ये सारी चीज़ें आपको उस पोर्टल पर दिखेंगी। जैसे जैसे आपके पास वो आते जाएगा वैसे वैसे आप उसके हिसाब से अपनी एक्टिविटी करते जाइए। राउंड का आशय दस्तावेज सत्यापन का चरण है। ये आपके कुल मिलाकर के दस्तावेज सत्यापन यानी कि डीवी, जिसे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कहते हैं, उसका स्टेप होगा। प्रीफ्रेंस फिलिंग विंडो में कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी प्रीफ्रेंस देनी पड़ेगी। इसमें ऑनलाइन काउंसलिंग खुले रहने की अवधि, प्रीफ्रेंस स्टेटस में अभ्यर्थी द्वारा अब तक चयन किए गए शालाओं की सूची होगी तथा एक्शन में जाकर अभ्यर्थी अपने पसंद की शालाओं का चयन कर सकते हैं। जिन स्कूलों का उसमें नाम होगा उसमें से आपको प्रीफ्रेंस के हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा। वो आप चूज़ कर पाएंगे जब आप उस विंडो में पहुंचेंगे। एक्शन में जब आप आएंगे तो आपको फिल प्रीफ्रेंस में एंटर करने पर स्क्रीन पर दूसरा विंडो खुलेगा। जैसे ही आप एक्शन के स्टेप पे पहुंचेंगे वहां पर फिल प्रीफ्रेंस का कॉलम मिलेगा, उसको आप एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे एक नया विंडो खुल जाएगा। उस विंडो में आपका फ़ोटो, आपकी प्रोफाइल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, प्राप्तांक, ये सारी जानकारी दिखेगी। इसके नीचे दिए गए दो बॉक्स में से पहले बॉक्स में सेलेक्ट योर प्रायोरिटी आएगा। उसके अंदर आपको जिला चूज़ करना है, ब्लॉक का नाम चूज़ करना है और पदांकन हेतु उपलब्ध विद्यालयों की सूची यहाँ पर आपको उपलब्ध होगी। इसमें से अपने पसंद की शालाओं को चयन करेंगे। मतलब आपका ये जो पहला चरण यहाँ पर दिख रहा है एक्शन के बाद फिल प्रेफरेंस वाला, यहीं से आपने अपने लिए स्कूल का चयन शुरू कर दिया है। आप वेरीफाई कर लें आपकी फ़ोटो है सही कि नहीं है, आपकी आईडी सही है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, प्राप्तांक, ये सारी चीज़ें वेरीफाइड होने के बाद आप प्रायोरिटी में पहले सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, ज़िला आप तय करेंगे, उसमें ज़िले के जो भी सूची होगी उसमें से। फिर उस ज़िले के अंदर आपको ब्लॉक्स की सूची मिलेगी, वहाँ से ब्लॉक को टिक करेंगे। ब्लॉक्स की सूची के बाद स्कूल्स की सूची आएगी, शालाओं की सूची आएगी, तो उसमें से एक आपको स्कूलों को चूज़ करना पड़ेगा। फिर दूसरे बॉक्स में आप जब आएंगे तो यूर सेलेक्टेड प्रायोरिटीज़ के अंतर्गत प्रदर्शित होंगे। दूसरा जो ऑप्शन होगा उसमें यूर सेलेक्टेड प्रायोरिटीज़ आएगा। अब इसमें क्या होगा, जब अभ्यर्थी जब इसमें आएगा तो सेलेक्टेड प्रायोरिटीज़ में सूचीबद्ध शालाओं की सूची में शालाओं का क्रम, क्योंकि इस लिस्ट में एक से ज़्यादा स्कूलों के नाम होंगे और उन स्कूलों के नाम के साथ साथ आपको अपना क्रम देना पड़ेगा कि आप इनमें से किसको सबसे ऊपर रखना चाहते हैं या कौन से स्कूल आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये ना मिले तो ये ना मिले तो ये, इस तरह से हम जो चॉइस करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप इसमें चॉइस करते जाएंगे। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि सेलेक्ट योर प्रायोरिटी में दी गई शालाओं की सूची में अधिकतम या समस्त शालाओं को चयनित करें। जितने भी स्कूल्स आपको उस लिस्ट में मिलेंगे आप चाहें तो सारे स्कूल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान ये रखें कि आपकी प्राथमिकता का क्रम जिस क्रम से आप चयन किया करेंगे आपको अंतिम पदांकन जो मिलेगा उसी के हिसाब से मिलेगा। अगर आप उनमें से केवल कुछ शालाओं का चयन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि कुछ विद्यालयों का चयन नहीं किया जाता है तो चयनित विद्यालयों के अगले क्रम पर चयन से शेष रह गई स्कूलों को सॉफ्टवेयर द्वारा पोर्टल में दर्शित सूची के अनुसार स्वतः क्रम आवंटित कर दिया जाएगा। यदि 50 स्कूल, एक एग्जाम्पल दिया, 50 स्कूल हैं, अभ्यर्थी अपनी पसंद के 10 स्कूलों का चयन कर लिया, 40 रह गए, तो 40 का जो क्रम होगा वो सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से कर लेगा। मतलब 11वें नंबर पे कौन सा स्कूल आएगा, 12वें पे कौन सा आएगा, 13वें पे कौन सा आएगा, ये जो है ये सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगा। आपने 10 को चयन किया, 50 की लिस्ट है, उसमें आपने शुरू में ABCD 10 चूज़ कर लिए और उसके बाद उसमें से 40 रह गए, तो 40 में जो भी क्रम होगा वो सॉफ्टवेयर के अपने हिसाब से वो उसको ले लेगा और अपना क्रम बना करके रैंडमली आपको वो स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। तो इस बात के लिए आप तैयार रहें। अब अगले विंडो पे आते हैं। अगले विंडो पे अभ्यर्थी क्या करेगा, अपना विवरण
चयनित शालाओं की सूची के साथ प्रदर्शित होगा, जिसमें प्रायोरिटी अपडेटेड ऑन डैश 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 अंकित होगा। अभ्यर्थी अपने चयनित शालाओं की सूची का एक प्रिंट आउट भी ले सकता है। यहाँ पर आपने जो जो चूज़ किया है उस स्कूलों की लिस्ट वहाँ पर रहती है। तो जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो आपके पास वो एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपने अपनी चॉइस के स्कूलों का जो नाम लिख रखा है या जो सिलेक्शन कर रखा है वो एक तरह से रिकॉर्ड के लिए आपके पास हो जाएगा। काउंसलिंग के आखिरी दिन से पहले अभ्यर्थी चयनित विकल्पों में बदलाव भी कर सकते हैं। जैसे आज आपने किसी स्कूल को अपनी प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पे रखा, कल आपको किसी दोस्त से मुलाकात होती है या किसी परिचित से मुलाकात होती है, वो आपको सजेस्ट करता है कि नहीं इसके बजाय यहाँ का स्कूल आपके लिए बेहतर होगा या आपके लिए सुविधाजनक होगा या आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, वहाँ काम करना ज़्यादा बेहतर है, तो आपका माइंडसेट चेंज होता है और आप चाहते हैं कि अपनी प्रायोरिटी बदल दें। जिस स्कूल को आपने थर्ड में रखा था हो सकता है उसको आप फर्स्ट में करना चाहते हैं। तो ये काम आप कब तक कर पाएंगे? अंतिम दिवस में पोर्टल स्वतः लॉक हो जाएगा, तो उसके पहले आप चाहें लास्ट डेट जो भी होगा उस लास्ट डेट से पहले आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने चॉइसेस को। अब कोई अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लॉगिन नहीं करता है, चयन हेतु शालाओं को प्राथमिकता क्रम प्रदान नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उसे रैंडमली स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया तो आप का जो रिकॉर्ड है वो सॉफ्टवेयर में रहता है। तो जब आपने लॉगिन नहीं किया है, आपने अपनी चॉइस नहीं भरी है, तो सॉफ्टवेयर रैंडमली आपको कोई ना कोई एक स्कूल अलॉट कर देगा। ये हो गई आपकी प्रीफरेंस चॉइस की बात। आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग के प्रथम चरण पूर्ण होने पर अभ्यर्थी के लॉगिन पर विद्यालय का आवंटन प्रदर्शित होगा। जब पूरा फर्स्ट स्टेज आपका पूरा हो जाएगा, जो पहला चरण कहूँ, पहला स्टेप कहूँ, पहला स्टेज कहूँ, जो भी कहूँ, वो पूरा हो गया तो फिर आपको जो स्कूल अलॉट हुआ है उस स्कूल का नाम आपके प्रोफाइल के साथ दिखने लगेगा। उसमें स्कूल का नाम होगा, यूडाइस कोड होगा, जिला ब्लॉक का नाम होगा। इस आवंटन को स्वीकार करना अनिवार्य होगा, मतलब आपको इस अलॉटमेंट को लेना ही होगा, इस स्कूल को आपको ज्वाइन करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अब ये हो गया आपका अलॉटमेंट। आवंटन स्वीकार करने पर दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रण पत्र प्रदर्शित होगा, इसका प्रिंट ले लें और फिर जो दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि है वहाँ पर स्थल पर उपस्थित होना है, विवरण दर्ज रहेगा और कार्यालयीन समय या दिवस में जाकर के आप उसका अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाएंगे। व्याख्याता पद के लिए जो नियुक्तकर्ता प्राधिकारी संचालक होंगे, लोक शिक्षण संचालनालय शिक्षक के लिए नियुक्तकर्ता अधिकारी होगा। अलग अलग अधिकारी इसके लिए वेरिफिकेशन के लिए ऑथराइज किए गए हैं। अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में जो भी नियुक्तकर्ता प्राधिकारी होगा उसके कार्यालय में जाएगा और वहां जाकर के अपना दस्तावेज सत्यापन कराएगा। मतलब ये है कि आपने जब आपको स्कूल अलॉटमेंट हो गया, स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद आपने एक इनविटेशन भी ले लिया कि आपको कब डीवी कराना है, तो इसके बाद डीवी कराने की जिम्मेदारी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की जिम्मेदारी आपकी होगी। उसमें पात्र या अपात्र की जानकारी सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा भरी जाएगी और अपलोड किया जाएगा, जिसे विद्यार्थी अपने लॉगिन पर देख सकेंगे। आप चाहें तो लॉगिन करके ये चेक कर लेंगे कि आपका डीवी जो है वो वेरीफाइड हुआ है या नहीं हुआ है। जो अभ्यर्थी अपात्र होंगे, जैसे इनमें से किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो क्वालिफाई नहीं कर पाया या उसको कुछ मिसमैच हुआ, तो अपात्रता संबंधी पत्र सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रिंट होगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपको क्यों अपात्र दर्शाया गया है। तो कारण आपको बता दिया जाएगा कि इस कारण से आपका जो कैंडिडेचर है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। अब अपात्र अभ्यर्थी क्या करेगा? अगर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कोई डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं पाया गया, जस्टिफाइड नहीं कर पाया आप उसको, तो आपको क्या करना है, 7 दिन के भीतर आप दावा आपत्ति करें संचालक लोक शिक्षण को। और जो पात्र होंगे उनको पत्र दिया जाएगा और यह उल्लेखित होगा कि दस्तावेज सत्यापन हो गया है, पुलिस वेरिफिकेशन व अन्य प्रक्रिया आगे की होगी। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ
तो आप अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत करें लोक संचालक लोक शिक्षण को। फिर ये कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं। स्वघोषणा पत्र है जिसको अंडरटेकिंग कहते हैं। ये सारी चीज़ें सही है इस बात का आप एक तरह से डिक्लेरेशन देंगे, और ये आमंत्रण पत्र होगा आपका व्यापम के पोर्टल पर भरी गई जानकारी के आधार पर। तो इस तरह से आपके ऑनलाइन काउंसलिंग की एक पूरी प्रक्रिया होगी, और उसके बाद आपको स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा, आप स्कूल जा कर के ज्वाइन करेंगे और आगे आप अपनी नौकरी की शुरुआत करेंगे। हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं हैं। आप ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल हों और जो भी आपको स्कूल अलॉट होता है आप वहां पर अच्छे से शिक्षक की तरह सेवा देवें। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आपसे फिर बात करेंगे किसी नए वीडियो में, नए विषय पर, नए टॉपिक पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।